दोस्तों नमस्कार। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, विकल्पवाणी की टीम आज देश के बच्चों और नौजवानों से जुड़े हुए विषय पर यानी एजुकेशन के स्तर पर और देश के एजुकेशन सिस्टम पर बात करने वाली है। हाल ही में हिंदी अखबार दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था, जिसमें शिक्षा की वार्षिक स्थिति पर रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। इस रिपोर्ट के आंकड़े चौंकाने वाले थे। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में 14 से 18 साल की उम्र के 87% से अधिक नौजवान सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। यहाँ तक ये मामला ठीक लगता है, लेकिन 1/4 अपनी क्षेत्रीय भाषा में दूसरी कक्षा के स्तर के पाठ्य को सही पढ़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि पढ़कर समझ नहीं पा रहे हैं। मात्र 73% नौजवान वाक्यों का अर्थ बता पा रहे हैं। यही नहीं, आमतौर पर भागफल के जो सवाल तीसरी और चौथी क्लास के बच्चे आसानी से कर लेते हैं, उन्हें हल करने में आधे नौजवानों को जूझना पड़ रहा है। ऐसे हालात में हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम पहुंच गया है, या यूं कहें कि एजुकेशन सिस्टम चरमरा सा गया है। आपको याद होगा केंद्र सरकार ने 2020 में नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर आई थी। यह कह के कि इस पॉलिसी से देश में एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा और हमारा देश शिक्षा का वैश्विक केंद्र बन जाएगा। मगर शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले अनेक शिक्षकों, प्रोफेसरों और छात्रों का कहना है एनईपी 2020 में बहुत सी खामियां हैं और इस नीति से हमारे देश के तमाम नौजवानों का शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा, बल्कि उल्टा बहुत से नौजवान शिक्षा पाने के अधिकार से बाहर हो जाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विरोध में देश भर में काफ़ी आवाज़ें उठती रही हैं और कई जन संगठन इसका विरोध करते रहे हैं। आने वाले 3 फरवरी को अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच के तहत देश भर के बहुत सारे संगठन दिल्ली के जंतर मंतर पर एनईपी 2020 के विरोध में विशाल विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में जानने के लिए विकल्पवाणी टीम ने कुछ शिक्षकों और संगठनों के कार्यकर्ताओं से बातचीत की। आइए जानते हैं इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में क्या कहा। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुत सारी समस्याएं हैं। दरअसल अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच और इंडियन फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन ने बल्कि एक लिस्ट वाई डू वी अपोज एनईपी 2020, हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विरोध क्यों करते हैं, उसके लिए जब पॉइंटेड लिस्ट बनाई तो उसमें भी 50-51 कारण बताए गए हैं। लेकिन जो सबसे बुनियादी समस्या है वो ये है, पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों ने ये कम से कम वादा ज़रूर किया था कि वो इस देश में एक समान शिक्षा व्यवस्था जो कि पूरी तरह से राज्य द्वारा वित्त पोषित हो, उसे लागू करेंगे। पर इस शिक्षा नीति में तो उसका कहीं कोई जिक्र तक भी नहीं है। उसके उल्टे इस शिक्षा नीति में फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन यानी परोपकारी संगठनों के नाम को बढ़ावा देने के नाम पर जो मौजूदा पब्लिक फंडेड सिस्टम्स हैं उनके भी निजीकरण का रास्ता साफ कर दिया है। ऑनलाइन कोर्सेज को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके लिए देशी विदेशी कंपनियां ऑनलाइन कोर्सेज चलाएंगी और आपको पैसे देने होंगे और विदेशी विश्वविद्यालय आके यहाँ कैंपस
लगाएंगे, जिसके लिए भी छात्रों को पैसे देकर शिक्षा खरीदनी पड़ेगी। और इसके अलावा क्या शिक्षा दी जा रही है, क्या सिखाया जा रहा है, वो हमारे हिंदुस्तानी समाज के हित में, हमारी संस्कृति के अनुसार होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। तो क्या ऐसी शिक्षा हम चाहते हैं जिसमें हुक्मरान वर्ग, बड़े बड़े कारपोरेट घराने जो अपने सिस्टम को चलाने के लिए कुछ बच्चों को जिस तरह तैयार करना चाहते हैं वो एक सेक्शन हो जाएगा, और बाकी तमाम बहुसंख्यक नौजवानों को उनकी गुलामी करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। करोड़ों बच्चा जो है, हर साल 1 करोड़ के करीब बच्चा जो है अंडर ग्रेजुएट डिग्री पूरी करता है, और मार्केट उसकी ग्रेजुएशन को ग्रेजुएशन मान के उस हिसाब से नौकरी देती है। जहाँ पर नौकरी नहीं है वहाँ जब आप 4 साल करेंगे तो एक तो धक्का मारा जाएगा कि सारे लोग चौथा साल कर लें, यानी कि माँ बाप के ऊपर पढ़ाई लिखाई का खर्चा जो है बढ़ा दिया गया। उधर से 4 साल के लिए उसी मात्रा में टीचर्स या बिल्डिंग के लिए कोई रुपया मिला नहीं। तो एक तरीके से जो क्वालिटी एजुकेशन है, जैसे कि क्वालिटी एजुकेशन सरकार के लिए इम्पॉर्टेंट ही ना रही हो। बिना स्टूडेंट से पूछे हुए, बिना टीचर से पूछे हुए, बिना कोई भी जो लोग एजुकेशन में स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पूछे बगैर ये पॉलिसी लेके आए हैं। और अगर आप इस पॉलिसी को देखेंगे, उसको पढ़ेंगे या जो करेंगे, तो आपको पता चलेगा किस तरीके से सिर्फ जो हमारे जो सेठ लोग हैं, जो लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ चला रहे हैं, जो बेसिकली शिक्षा को बेचने पर जो लोग जिन्होंने महारत हासिल कर रखी आज के समय में, उनसे पूछा गया है एनईपी के संदर्भ में चीज़ें। और जो पॉलिसी है वो एकदम उन्हीं सारी चीज़ों को आपको दिखाती है, किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन, किस तरीके से कमर्शलाइजेशन, किस तरीके से कम्युनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज़ बीइंग डन in our universities is extremely you can see how blatant it is there in the new education policy. पहले से स्थापित पब्लिक फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर प्राइवेटाइजेशन का प्रमोशन, सेंट्रलाइजेशन, अगर ये सब होता है तो समाज की वो अक्सरियत, मेजॉरिटी, जो अलग अलग रूपों में डेप्रिवेशन का शिकार है, वो शिक्षा व्यवस्था में और ज़्यादा पिछड़ जाएगी या बाहर निकल जाएगी, चाहे वो दलित हों, आदिवासी हों, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, एथनिक माइनॉरिटीज़ हों, या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एंड ट्रांसजेंडर हों, या वुमेन हों, उनके ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये राष्ट्रीय विकास के लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, हमारे समाज में गुणवत्ता और बेहतर समान शिक्षा की मांग उठती रही है। हमारे देश का संविधान की धारा 45 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में बताया गया है कि राज्य का यह प्रयत्न रहेगा कि संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, ऐसा लिखा गया है। मगर आज तक समान शिक्षा प्रदान नहीं हो पाया है। इसका कारण क्या है, ये भी हमने इनसे समझने की कोशिश की। शिक्षा के बारे में जो आपने जिक्र किया है संविधान में, ये हमें देखना है कि ये बहुत सोचे समझे तरीके से संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है, बल्कि नीति निर्देशक तत्वों के अंदर इसको शामिल किया गया है। यानी यह कहा गया है कि राज्य का प्रयास रहेगा बच्चों को समान स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो ये राज्य का प्रयास रहेगा, इसके ऊपर आप ना तो सवाल कर सकते हैं और ना आप अदालत में जा सकते हैं, और ना ही कोई जवाबदेही मांग सकते हैं कि क्यों यह शिक्षा नहीं मिली इतने सालों तक। तो यही तो मौलिक जो बुनियादी कारण है कि यह शिक्षा की स्थिति जिसका आप अब तक जिक्र करते आ रहे हैं इस देश में अधिकांश बच्चों और नौजवानों के साथ, यह स्थिति आज भी मौजूद है। आज़ादी के इतने सालों बाद और संविधान के बनने के इतने सालों बाद, क्योंकि जनता के पास उसको चैलेंज करने का कोई अधिकार है ही नहीं, कोई साधन है ही नहीं।
ना तो आप अदालत जा सकते हैं और ना ही आप लड़ सकते हैं कि यह मेरा मौलिक अधिकार है कि मेरे बच्चे को, बेशक मैं अफोर्ड ना कर सकूं, राज्य के पैसे के ऊपर शिक्षा और उच्च शिक्षा और सब तरफा शिक्षा मिलनी चाहिए। तो चूंकि अधिकतम लोगों के पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए यह आज तक लागू नहीं हुआ है। जितना गुड़ डालेंगे उतना रस मीठा होगा, ऐसा कहावत है। आप सोचेंगे ये बीच इंटरव्यू में मैं कहावत क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एजुकेशन पर केंद्र बजट से 1991 तक 3.8% धन लगाया जाता था, मगर उसके बाद से 3.1% पैसा ही डाला जा रहा है। क्या इतने कम धन से सबको समान एजुकेशन प्रदान की जा सकती है? ये भी हमने समझने की कोशिश की। बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए हमारी डिमांड ये है कि सरकार को 15% बजट का 15% एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। और मैं बहुत केयरफुली ये बात कह रहा हूँ कि बजट का, मैं जीडीपी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जीडीपी बहुत इल्यूसिव है, उसमें तो प्राइवेट सेक्टर भी शामिल हो जाता है। तो बजट का 15%, और मैं ये भी कह रहा हूँ खर्च करना चाहिए। केवल एलोकेशन की बात भी नहीं है, आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो खर्च हो। डीयू में जिस तरीके से उन्होंने सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज वो ले आए हैं, एलएलबी का कोर्स ले आए हैं 5 साल का, जिसमें 1 साल की फ़ीस है 2 लाख रुपए। ना मैं वो 2 लाख रुपए खर्च कर सकती हूँ और ना आपके कोई बच्चे। कौन उनको खर्च करेगा? जो अशोका जिंदल जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि बाहर से स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड वो सब यहाँ लेके आ जाएं और बाकी फ़ंड देना पूरी तरीके से बंद कर दें। तो 3.1 तो आप छोड़िए, उससे भी कम जीडीपी पे शिक्षा पर खर्च करने का प्लान है सरकार का। सरकारें बार बार ये दावा करती रही हैं कि समान एजुकेशन प्रदान किया जाएगा, मगर हमारे देश में 2 एजुकेशन सिस्टम है, एक सरकारी और दूसरा प्राइवेट। सरकारी स्कूलों की हालत हम सबको पता है, उनकी हालत किसी से छुपी नहीं है। प्राइवेट स्कूल आज गली गली खुल रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में बेहतर एजुकेशन की उम्मीद वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी जेब में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है। सीधा सीधा कहें तो एजुकेशन का बाजारीकरण बढ़ रहा है। इसकी मुख्य वजह क्या है? बाजारीकरण के बढ़ने की मुख्य वजह है मुनाफाखोरी, और ये पूरा ग्लोबल एजेंडा है। जब 1970s में यूएसए ने ऑयल क्राइसिस के बाद स्ट्रक्चरल रीएडजस्टमेंट अपने देश में शुरू किया, बाद में उसे 1980 के दशक में वर्ल्ड बैंक और IMF के एजेंडा में शामिल कर दिया। यानी वो एक कंडीशनैलिटी ऑफ लोन बन गई और एजुकेशन के फील्ड में लोन दिए जाने लग गए 1990 के दशक में। इसीलिए सरकारी बजट लिमिट हो गया, जबकि पॉपुलेशन राइज हो रही थी, बल्कि कम होने लग गया, खासतौर से यूनियन गवर्नमेंट्स का। प्राइवेटाइजेशन बढ़ने लग गया। धीरे धीरे जब हम उस स्थिति में पहुंचे जहां पानी, बिजली, सब कुछ का प्राइवेटाइजेशन होने लग गया, तो एजुकेशन उससे कैसे बची रहती? आप देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लिखा गया है कोचिंग नहीं होनी चाहिए, पर सीवेट जैसी जो चीज़ आई कि आपकी यूनिवर्सिटी में एंट्री भी एक एग्ज़ाम के माध्यम से होगी, उसमें कोचिंग को कई गुना बढ़ावा मिला। तो एक तरीके से खिलवाड़ है, क्योंकि माँ बाप की आस और स्टूडेंट का भविष्य इस पर टिका है। माँ बाप जितना रुपया हो सकता है दे देते हैं। तो एक तरीके से बाजारीकरण इसीलिए हो रहा है क्योंकि प्राइवेट हाथों में वो रुपया जा रहा है और माँ बाप की जेब खाली हो रही है। इन लोगों की बातों को सुनकर आपके जहन में एक बात उठ रहा होगा, फिर आज देश को किस तरह का एजुकेशन पॉलिसी की ज़रूरत है, ये भी हमारी टीम इनसे समझने की कोशिश की। हमारी ये मांग है कि देश में पूरी तरह से राज्य के खर्चे पर प्री प्राइमरी एजुकेशन से लेके उच्च शिक्षा तक, जिसमें प्रोफेशनल एजुकेशन भी शामिल है, सबको बराबरी के सिद्धांत के आधार पर मुहैया कराया जाए और सामाजिक न्याय के जितने भी प्रावधान हैं
चाहे वो रिजर्वेशन हो, स्कॉलरशिप हो, एक्सेसिबिलिटी के प्रोविजंस हो, उनको फुलफिल किया जाए, इंश्योर किया जाए, और क्लासरूम में, स्कूल में, समाज में विद्यमान डाइवर्सिटी को बढ़ाया जाए। इसके लिए ये भी अनिवार्य है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सारी पावर्स अपने हाथ में ना ले, स्टेट्स को अपना काम करने दे, और स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के रेगुलेशन में जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स की भागीदारी से उन संस्थाओं को चलाना वो सुनिश्चित किया जाए। हम मांग कर रहे हैं कि पूरे देश में सभी बच्चों और नौजवानों के लिए यह राज्य की जिम्मेदारी है कि समान स्तर की शिक्षा और अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा केजी टू पीजी जो है प्रदान किया जाए, ये सरकारी खर्च पे किया जाए, और इसकी क्वालिटी जो है ये समाज के जो शिक्षक वर्ग है इन सब के साथ सलाह करके क्या सिलेबस होनी चाहिए, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, यह सब शिक्षकों के साथ सलाह करके सरकार तय करे, उसको कंट्रोल करे, और पूरा स्टेट फंडिंग के साथ हो, ताकि सबको, और अलग अलग जो तबके हैं जो अब तक शिक्षा से बाहर रहे हैं, चाहे दलित हो, चाहे विकलांग हो, महिलाएं हो, लड़कियां हो, इन सब को समान स्तर की शिक्षा सुनिश्चित करने का जो है ऐसी नीति होनी चाहिए सरकार की तरफ से। ऐसी नीति हम मांग रहे हैं और इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं और ऐसी नीति के लिए हम एजिटेट कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात तो साफ है, सबको शिक्षा एक समान प्रदान करने के लिए केंद्र बजट का 10% या उससे अधिक धन एजुकेशन पर लगाना होगा, तभी हमारे देश का शिक्षा का स्तर बेहतर होगा। साथ ही साथ शिक्षा के बाजारीकरण पर रोक लगाने के लिए राज्य और सरकार को पर्याप्त कदम उठाने होंगे और शिक्षा को किसी भी आधार पर मुनाफे और व्यापार का संसाधन नहीं बनाया जा सकता। इसलिए इसको रोकने के लिए उचित कदम उठाना होगा। इन बातों के अलावा एजुकेशन को राज्य के पर्यटन पर छोड़ा नहीं जा सकता। सबको गुणवत्ता और बेहतर समान शिक्षा मिले, इसको संवैधानिक गारंटी देनी चाहिए, जिसको राज्य या उसकी सरकार सबको शिक्षा प्रदान करने के अपने कर्तव्य से पीछे ना हट पाए और ना ही उसको इनकार कर पाए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।